हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट.com में। तो आज हम कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यानी एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 3 का, जिसका नाम है उत्पादन और लागत, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो चलिए 30 सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। आपको सजेस्ट करता हूं, अगर आप इस चैप्टर का अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं किया है उत्पादन और लागत का, प्लीज तो पहले इसका क्या करें, थ्योरी को कंप्लीट करें। ठीक है, थ्योरी बहुत ही मजेदार है और थ्योरी को कंप्लीट करने से आपका जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो आपका उसका आप सही सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में औसत आगम यानी AR, सीमांत आगम यानी MR एवं P के बीच के संबंध क्या होता है। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार क्या होता है ये मैं क्लियर करा चुका हूं। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में थ्योरी की मैं क्लियर करा चुका हूं। परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, बाजार का वह रूप होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता ज्यादा संख्या में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, और क्रेता और विक्रेता को सब चीज मालूम रहता है बाजार के बारे में कि कौन सा चीज कितने दाम में बेचा जा रहा है, कितने दाम में खरीदा जा रहा है। ठीक है, और एक उत्पादक या फिर कोई एक क्रेता या फिर कोई एक विक्रेता के घटने या बढ़ने से बाजार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में AR यानी एवरेज रेवेन्यू और MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू और P यानी प्राइस के बीच का संबंध कैसा होता है। 4 रिलेशनशिप दिया हुआ है, यहाँ 4 में से राइट आंसर राइट कौन सा होगा वो आपको चूज करके निकालना है। ठीक है, देखिए जो होता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये कि P बराबर AR बराबर MR यानी प्राइस बराबर एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए का, पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी यानी P बराबर AR बराबर MR। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। ठीक है, उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में आप लोगों को थ्योरी में क्लियर करा चुका हूं। प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आगम और आगत और निर्गत के बीच के संबंध को दर्शाया जाता है, यानी कच्चे माल और एक तरह से जो फैक्ट्री जो भी चीज संसाधन का यूज करता है उत्पादन के लिए, उसका संबंध किसके साथ जोड़ा जाता है, निर्गत के साथ यानी पक्के माल के साथ, यानी कच्चे माल और पक्के माल के जो बीच के जो संबंध को बताता है उसी को क्या कहता है, उत्पादन फलन। यानी आगत और निर्गत के बीच के संबंध को बताने वाले फलन को क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। यह मैं पूरा तरह से थ्योरी में एक तरह से क्लियर करा चुका हूं। लेकिन क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, कीमत का, उत्पत्ति के साधनों का या फिर कुल व्यय का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्पत्ति के साधनों का। किसका फलन है, उत्पादन उत्पत्ति के साधनों का। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्पत्ति ह्रास का नियम लागू होने का मुख्य कारण है। उत्पत्ति ह्रास का नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये मैं आप लोगों को एक तरह से थ्योरी में क्लियर करा चुका हूं, पूरा तरह से एक तरह से पूरा एक्सप्लेन करके बताया हूं कि उत्पत्ति ह्रास का नियम क्या होता है। फिर भी मैं बता देता हूं, जो ये नियम होता है इस नियम के अनुसार अगर किसी भी उत्पत्ति के साधनों की माप को स्थिर रखा जाता है, मतलब उसको एक तरह से रिमाइंड में रखा जाता है, उसको बढ़ाया भी नहीं जाता, घटाया भी नहीं जाता, तो अन्य जो साधन की जो माप होती है वो एक निश्चित समय के बाद यानी एक तरह से कोई निश्चित समय हो गया 1 महीना 1 साल के बाद बढ़ने लगता है, तो उसी को क्या कहते हैं, उत्पत्ति ह्रास का नियम कहते हैं। लेकिन उत्पत्ति ह्रास का नियम जो लागू होता है इसका क्या क्या कारण है, साधनों की सीमितता या फिर साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साधनों की सीमितता और साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न, ये दोनों के कारण होता है क्या, उत्पत्ति ह्रास का नियम लागू होता है। इसी कारण दोनों के कारण क्या होता है, उत्पत्ति ह्रास का नियम लागू होता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, सी यानी ए और बी दोनों। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन, अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, ये मैं आप लोगों को क्लियर करा चुका हूं अल्पकालीन उत्पादन फलन के बारे में। ये बोल रहा है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन जो होता है इसकी व्याख्या निम्नलिखित में किस नियम के द्वारा की जाती है। अल्पकालीन उत्पादन फलन की, अल्पकालीन उत्पादन फलन में थोड़ा सा बता देता हूं। अल्पकालीन उत्पादन फलन वैसा फलन होता है कम समय में, जिसमें होता है कि कम समय में अर्थात अल्प समय में, शॉर्ट टाइम में कम से कम एक कारक, जैसे कि कोई भी कारक हो गया श्रम पूंजी, उसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता अल्पकाल में और ये स्थिर रहता है। ठीक है, उत्पादन के बदलाव के लिए, बदलाव लाने के लिए जो फॉर्म केवल जो दूसरे कारक पर ही निर्भर रहता है उसी को कहते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन। लेकिन यह क्वेश्चन आपको पूछ रहा है अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में किस नियम के द्वारा की जाती है, मांग के नियम के द्वारा, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के द्वारा या फिर पैमाने के प्रतिफल के नियम के द्वारा या फिर मांग की लोच के द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, यानी परिवर्तनशील अनुपात के नियम के द्वारा, मतलब एक तरह से अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या की जाती है। इस तरह से राइट आंसर चौथा नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाता है, ऑप्शन बी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। ये क्या होता है, ये मैं पूरा तरह से क्लियर करा चुका हूं। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या होता है, यह नियम होता है स्थिर आगत यानी स्थिर आगत सहीन परिवर्ती आगत की मात्रा में बढ़ोतरी करने से एपी और एमपी एक लिमिट तक बढ़ने लगती है, फिर उसके बाद क्या होता
होती है, घटने लगती है, उसी को क्या कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। भूलना ही जाना है, भूलना नहीं, आप लोग को याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? मांग के नियम से, उत्पत्ति वृद्धि के नियम से, या फिर पैमाने के प्रतिफल के नियम से, या फिर मांग की लोच से, ठीक है। देखिए इसका जो संबंध होता है पैमाने का प्रतिफल का नियम से, पैमाने का प्रतिफल का नियम से इसका क्या होता है, संबंध होता है। पैमाने का प्रतिफल यानी रिटर्न्स टू स्केल, ये नियम भी आप लोग को एक तरह से क्लियर करके थ्योरी में पढ़ा चुका हूं। यानी पैमाने का प्रतिफल का नियम जो होता है, पैमाने का प्रतिफल उत्पादन फलन के प्रकृति को बताता है, यानी प्रोडक्शन फंक्शन के जो प्रवृत्ति है वो घटता है या बढ़ता है उसी को बताता है, कौन, पैमाने का प्रतिफल का नियम। इस तरह से 5वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि उत्पादन के संसाधन के रूप में उद्यमी का कार्य है संसाधनों को इकट्ठा करना, उत्पादन प्रक्रिया को व्यवस्थित करना, या फिर उत्पादन के खतरे को वहन करना, मतलब सहन करना, सहना, या फिर इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी यानी सारे कार्य हैं यानी उद्यमी के, यानी जो एक तरह से किसान होते हैं, जो कृषक होते हैं, ये तीनों कार्य करते हैं। संसाधनों को इकट्ठा भी करता है खेती करने के लिए, उत्पादन प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है, अरेंजमेंट करता है कि उत्पादन कैसे करना है, उत्पादन की प्रक्रिया को प्रोसेस कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, और उत्पादन के कारण अगर कभी कभी उसका फसल अगर नहीं होता है तो उसको जो एक तरह से जो खतरा होता है, जो डेंजर होता है, जो उसको क्या करना पड़ता है, सहना पड़ता है, उसको वहन करना पड़ता है। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी 6ठा नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर उनमें से सभी ने, ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि कोई पूर्ति वक्र, देखिए जितने भी सारे क्वेश्चन से आप कवर कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आप कवर कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। एग्जाम की दृष्टिकोण से ही नहीं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठिएगा तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम होता है, रेलवे, एसएससी, ये सब हो गया, ग्रुप डी वगैरह हो गया, ये सब क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम तक लिमिट नहीं रहे ये सब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आगे भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि कोई पूर्ति वक्र कब दाहिनी ओर शिफ्ट करेगी, जब प्रौद्योगिकी की प्रगति होगी, या फिर आगतों की कीमतों में कमी होगी, या फिर प्रति इकाई कर लगाया जाए, या फिर केवल ए और बी, ठीक है। कोई पूर्ति वक्र, पूर्ति जो वक्र होता है मैं आप लोग को ये भी क्लियर करा चुका हूं, कोई पूर्ति वक्र दाहिनी और कब शिफ्ट होता है, यानी कोई पूर्ति वक्र जो होता है दाहिनी और कब शिफ्ट होता है, जब प्रौद्योगिकी की प्रगति में होता है। क्या होता है, प्रौद्योगिकी की प्रगति में, या एक तरह से तरक्की का रास्ता में होता है, ठीक है। इस तरह से 7वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर काफी इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्पकालीन उत्पादन की दिशा में, अल्पकालीन उत्पादन की दशा में विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा, ठीक है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो जो अवस्था होता है, 3 अवस्था होता है उत्पादन में, जो एक तरह से जो होता है उत्पादन जो में 3 अवस्था होता है, लेकिन दूसरा अवस्था में कोई भी जो उत्पादक होता है वहां तक पहुंचने का कोशिश करता है, क्योंकि दूसरा अवस्था में ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरह से राइट आंसर आपका क्या हो गया, द्वितीय अवस्था, यानी ऑप्शन बी। 8वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो होता है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम मैं अभी तुरंत उसका उसका जो परिभाषा होता है मैं अभी ऊपर में पहला क्वेश्चन जो आया था उसमें क्लियर करा चुका हूं। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या होता है थ्योरी में भी क्लियर करा चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है। उत्पादन के प्रथम चरण में डैश, उत्पादन के प्रथम चरण में डैश, अब क्या भरा जाएगा डैश की जगह वो आपको भरना है, ठीक है। सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं, सीमांत उत्पादन बढ़ता है, औसत उत्पादन गिरता है, सीमांत उत्पादन शून्य होता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है। देखिए इसका डैश की जगह क्या होगा, सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं। क्या होते हैं, सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं, यानी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो मैं आप लोगों को बता दिया हूं, चिल्ला करके बताया हूं थ्योरी में, ठीक है। ये एक ऐसा नियम होता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जिसमें स्थिर आगत को एक तरह से परिवर्तित आगत को एक तरह से मात्रा बढ़ाने पर एपी, यानी एपी और एमपी जिसको कहते हैं, एपी का मतलब हो गया क्या, एवरेज जो कॉस्ट होता है, यानी सीमांत जो होता है, एपी का मतलब क्या होता है, एवरेज कॉस्ट यानी सीमांत लागत, और औसत लागत एमपी, ठीक है। ये बढ़ने लगता है, क्या होता है, बढ़ने लगता है। वही बात हो गया कि सीमांत और औसत उत्पादन क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, हर एक दृष्टि से, कंपिटिटिव दृष्टि से। ये क्वेश्चन आपको पूछा है कि अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में, अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं, स्थिर साधन, परिवर्तनशील साधन, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में कौन से साधन होते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है। देखिए ये होते हैं स्थिर साधन भी होते हैं और परिवर्तनशील साधन भी होते हैं, इसमें दोनों होते हैं अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में। इस तरह से राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों। अब आगे बढ़ते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 11वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो चक्र पहले बढ़ता है, यानी जो चक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है, वो चक्र कौन सा चक्र कहलाता है, एएपी, एमपीपी, टीटीए, टीपीपी,
या फिर ये सभी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाता है ये सभी। क्या कौन सा चक्र? ये सभी चक्र कहलाते हैं। एपीपी का मतलब होता है, एपीपी का मतलब क्या होता है? एवरेज परचेज प्राइस, एवरेज परचेज प्राइस। एमपीपी का मतलब होता है, एमपीपी का मतलब होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। और टीपीपी का मतलब होता है, टीपीपी का मतलब होता है ट्रेड। किसका मतलब होता है? ट्रेड, यानी ट्रेड स्पेसिफिक पार्टनरशिप, ट्रेड स्पेसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है। ट्रेस होता है इसका, ट्रेस, TRAS, ट्रेस स्पेसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है। तो इस तरह से 11वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ गया? ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ सिंपल क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि उत्पादन का निम्न में से कौन सा साधन है? भूमि, श्रम, पूंजी या फिर इनमें से सभी। आप लोग को थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, भूमि, श्रम, पूंजी, उसके बाद जो साहस है, ये सब क्या है? उत्पादन के साधन है। तो इस राइट आंसर क्या हो गया? तीनों होगा, भूमि भी होगा, श्रम भी होगा, पूंजी भी होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों से, या फिर दीर्घकाल से, या फिर अल्पकाल से, या फिर अति दीर्घकाल से। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम किससे संबंधित है? ठीक है। 13वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है, ठीक है। ये जो संबंधित होता है, ये किससे संबंधित होता है भाई? अल्पकाल से, यानी शॉर्ट टाइम से परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो होता है संबंधित होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि उत्पादन का सक्रिय साधन कौन है? उत्पादन का सक्रिय साधन कौन है? ये मैं क्लियर करा चुका हूं, ये क्वेश्चन भी पिछले वीडियो में मैं क्लियर करा चुका हूं, ठीक है। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, आपको इसका आंसर याद होना चाहिए, ठीक है। पूंजी है, या फिर श्रम है, या फिर भूमि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें जो एक्टिव है, एक्टिव कौन रहते हैं? पूंजी आगे, यानी श्रम जो रहते हैं, लेबर लोग जो रहते हैं, जो श्रमिक रहते हैं, वो क्या करते हैं? आगे, मतलब वो लोग एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं। तो उत्पादन का सक्रिय साधन क्या हो गया? श्रम हो गया। इस तरह से 14 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा कथन सही है? मतलब चारों में, यहाँ जो 4 कथन है, 3 कथन उसमें गलत है, लेकिन पहला कथन, एक कथन है जो सही है, वो आपको चूज करके निकालना है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका वस्तु की कीमत एवं उसके प्रति बीच सीधा संबंध होता है, या फिर पूर्ति वक्र बाएं से दाएं और ऊपर की ओर उठता है, या फिर पूर्ति को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है। देखिए इनमें से सभी होगा, यानी तीनों के तीनों जो राइट आंसर है, तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। यानी वस्तु की कीमत एवं उसकी प्रति बीच का जो संबंध होता है वो सही होता है। उसके बाद पूर्ति वक्र बाएं से दाएं की ओर उठता है, बढ़ता है। उसके बाद पूर्ति को जो है होता है, पूर्ति को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, अफेक्टेड डालते हैं, उसमें प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया? इनमें से सभी। अब आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि एक फर्म का आगम उसकी बिक्री प्राप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्तियां, संप्राप्तियां किसने कहा था? यानी प्राप्तियां किसने कहा था? ये आप देखिए, ये बस इन्वर्टेड कोमा में लगा हुआ, यहाँ भी आप इन्वर्टेड कोमा देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ भी आप इन्वर्टेड कोमा देख रहे हैं, ठीक है। ये इन्वर्टेड कोमा जो लगा हुआ है, तो समझ जाइए ये किसी दूसरे का कहा हुआ कथन है, किसी दूसरे का कहा गया बात है, ठीक है। लेकिन ये कथन किसने कहा था वही आपको पूछा जा रहा है। बेनहम ने, डुले ने, या फिर लेफ्टविच ने, या फिर वाटसन ने। देखिए ये कहा था बेनहम ने, डुले ने। कौन कहा था? डुले साहब ने ये कथन दिए थे कि एक फर्म का आगम उसकी बिक्री प्राप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्तियां हैं, ठीक है। इस तरह से 16 नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो सकते हैं, हो तो इससे क्या कहते हैं? स्थिर पैमाने का प्रतिफल, ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल, वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसको क्या कहेंगे? मैंने आप लोगों को बता दिया था, स्थिर पैमाने का प्रतिफल, और क्या होता है, स्थिर पैमाने का प्रतिफल, समान पैमाने का प्रतिफल, बढ़ते पैमाने का प्रतिफल, और उसके बाद घटते पैमाने का प्रतिफल। ये सारा रूल, ये सारा नियम मैं क्लियर करा चुका हूं थ्योरी में, ठीक है। लेकिन फिर भी आप नहीं दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को आंसर बताता हूं। इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, या इसको कहते हैं एक तरह से बढ़ते प्रतिफल का नियम भी इसको कह सकते हैं। क्या कहते हैं? इसको बढ़ते प्रतिफल का नियम भी कह सकते हैं। बढ़ते प्रतिफल का नियम मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी उत्पत्ति के साधनों में एक निश्चित अनुपात में बढ़ोतरी की जाती है, तो उत्पादन यदि जो निर्गत होता है एक निश्चित अनुपात से अधिक बढ़ जाता है। मतलब ये कि अगर कोई उत्पत्ति के साधन में अगर 30% बढ़ोतरी करता है, कितना परसेंट? 30% बढ़ोतरी करता है, तो 30% बढ़ना चाहिए ना? नहीं, इससे भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो 40% बढ़ जाता है। कितना? मान चलिए 40% बढ़ जाता है। तो ये क्या हुआ? एक तरह से उत्पत्ति, यानी एक तरह से बढ़ते प्रतिफल का नियम इसी को कहते हैं। यानी इनपुट जो होता है, इनपुट कम दीजिएगा तो आउटपुट ज्यादा होता है। इसमें इनपुट कम देने से आउटपुट ज्यादा मिलता है, उसी को कहते हैं बढ़ते प्रतिफल का नियम। उसी को क्या कहते हैं? वर्धमान पैमाने का प्रतिफल का नियम, ठीक है। इस तरह से उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे क्या कहेंगे? वर्धमान या फिर बढ़ते प्रतिफल, यानी बढ़ते पैमाने का प्रतिफल का नियम कहेंगे, ठीक है। यह मेरा क्वेश्चन कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? सामान्य लाभ को व्यक्त लागत है या फिर अव्यक्त लागत है या फिर इनमें से सभी? मौद्रिक लागत में मौद्रिक लागत की बात की जा रही है, ठीक है। तो इनमें से तीनों को सम्मिलित किया जाता है। जनरल जो लाभ होता है, जो जनरल जो प्रॉफिट होता है, वो भी व्यक्त लाभ और अव्यक्त लाभ, ये तीनों को सम्मिलित किया जाता है मौद्रिक लागत में, ठीक है। इस तरह से राइट आंसर आपका क्या हो गया? इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होता है। अब आगे बढ़ते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आप कवर कर रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं से ऑब्जेक्टिव देखने का कोई जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? बीमे का प्रीमियम, यानी प्रीमियम का मतलब होता है यानी किस्त, ठीक है, ब्याज या फिर कच्चे माल की लागत या फिर फैक्ट्री का किराया, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा कच्चे माल का लागत, यानी कच्चे माल का जो लागत होगा वह स्थिर लागत नहीं है। क्या है? स्थिर लागत नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, स्थिर लागत किसको कहते हैं? वह लागत जो एक तरह से बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं है। और अस्थिर लागत जिसको उसको कहते हैं जो बढ़ते रहता है, घटते भी रहता है, ठीक है। तो ये जो है अस्थिर लागत है। कच्चे माल का जो लागत है वो अस्थिर लागत है। अगर फैक्ट्री को कच्चे माल का अगर जरूरत पड़ जाए, कभी अगर खरीदने जाएगा 2 दिन के बाद, तो उसका माल का जो दाम है, कच्चे माल का दाम बढ़ भी सकता है। मतलब इसका वो दाम जो है स्थिर नहीं है, वो अस्थिर है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। तो इसको उसका लागत को क्या कहेंगे? स्थिर लागत नहीं कहेंगे। इस तरह से कच्चे माल की जो लागत है वो क्या नहीं है? स्थिर लागत नहीं है। ये क्या है? अस्थिर लागत है, ठीक है। इस तरह से 19वां नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो गया? कच्चे माल की लागत। अब आगे बढ़ते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत, यानी उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट एवं कुल स्थिर लागत का अंतर क्या होता है? स्थिर रहता है, बढ़ता जाता है या फिर घटता जाता है, फिर घटता बढ़ता है, ठीक है। कुल लागत जो होता है और स्थिर लागत, कुल लागत और स्थिर लागत में जो अंतर होता है वो डिफरेंस के बारे में आपको पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए, ये जो होता है स्थिर लागत, कुल लागत जो होता है क्या होता है? स्थिर लागत तो वो अपने जगह पर फिक्स रहेगा, लेकिन कुल लागत जो होगा ये दोनों के बीच का जो अंतर होता है बढ़ जाता है। क्या होता है कि बढ़ जाता है। कभी जो होता है कुल लागत वो क्या होता है? बढ़ा हुआ हमेशा मिलता है, और इसके बीच के डिफरेंस को आप निकालेंगे तो क्या होगा कि बढ़ता जाता है, ठीक है। इस तरह से 20वां नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किसे संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रखे जाते हैं, यानी इनमें से किसे संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते? नदी, जंगल, खदान या फिर मशीन, किसको नहीं रख सकते? फटाफट कमेंट करना है आप लोग, एक तरह से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? मशीन। मशीन जो है इसको एक तरह से संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं सकते। किसे? संसाधन भूमि, संसाधन के अंतर्गत इसको नहीं रख सकते, जिसको मशीन को। बाकी नदी, जंगल और खदान जो है ये सारे के भूमि संसाधन यानी संसाधन भूमि के अंतर्गत इसको रख सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन मेरा डन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि औसत उत्पाद, यानी औसत उत्पाद का मतलब क्या होगा? एवरेज प्रोडक्ट जो होता है, एपी, वक्र की आकृति होती है, कैसा होता है? यू अक्षर, यू के यू लेटर जैसा या फिर यू लेटर के जैसा उल्टा, या फिर एस लेटर के जैसा या फिर एस लेटर के जैसा उल्टा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है। देखिए ये जो होता है यू लेटर के जैसा, यानी इसका जो आकृति होता है, इसका जो ग्राफ होता है ऐसे होता है, ठीक है। यानी औसत उत्पाद यानी एवरेज एपी का जो होता है, एवरेज प्रोडक्ट का जो वक्र होता है, उसका आकृति कैसा होता है? यू के जैसा, यानी यू साइज यानी यू लेटर के जैसा, ठीक है। इस तरह से 22वां नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, या फिर केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, या फिर केवल स्थिर लागतों पर पड़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्पादन की मात्रा का परिवर्तन का प्रभाव किस पर पड़ता है, ठीक है। 23वां नंबर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पर यही पूछ रहा है, ठीक है। ये जो होता है ये तीनों पर पड़ता है, इसका प्रभाव तीनों पर पड़ता है। स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों पर भी पड़ता है, केवल परिवर्तनशील लागतों पर भी, केवल स्थिर लागतों पर भी, मतलब तीनों पर पड़ता है। इस तरह से राइट आंसर 23 नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं, सॉरी तीनों पर नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से सभी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा यानी इनमें से किसी पर नहीं पड़ता है, क्योंकि उत्पादन जो होता है, उत्पादन की मात्रा में जो होता है परिवर्तन का जो प्रभाव होता है स्थिर, और एक तरह से जो होता है स्थिर लागत तो अपनी जगह स्थिर रहता है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्थिर लागत तो अपनी जगह फिक्स रहेगा। जैसे कि कोई एक तरह से भूमि हो गया, भूमि की जगह अगर कोई भूमि, अगर कोई फैक्ट्री वाला अपने भूमि दान को जो मालिक हो उसको एक तरह से किराया अगर दे रहा है तो वो बढ़ता घटता नहीं है, ठीक है। वो अगर बढ़ता घटता भी है तो बहुत समय के बाद, 2 साल 3 साल के बाद। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि स्थिर जो लागत है वो फिक्स रहता है, ठीक है। और केवल परिवर्तनशील लागत यानी परिवर्तनशील लागत पर पड़ सकता है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाता है? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि स्थिर लागत जो है क्या रहता है? स्थिर रहता है, यानी उत्पादन की मात्रा को जो परिवर्तन का प्रभाव किस पर पड़ेगा? यानी इनमें से किसी पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते
हैं 24वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा कि उत्पादन बंद कर देने से, यानी उत्पादन जो है बंद कर देने पर निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव पड़ता है। उत्पादन अगर प्रोडक्शन करना ही नहीं है, एक तरह से फैक्ट्री को बंद ताला लगा दिया, ठीक है, तो किस पर प्रभाव पड़ेगा। स्थिर लागतें बढ़ जाती है, परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती है, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है, या फिर स्थिर लागतें शून्य हो जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको चूज करना है 24वां नंबर क्वेश्चन का। देखिए इसमें जो होता है परिवर्तनशील लागत क्या होता है, जीरो हो जाता है। परिवर्तनशील लागत क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव पड़ेगा, वो परिवर्तनशील लागत क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, जीरो में जाके अटक जाएगा, एक तरह से इसका जो वैल्यू होगा वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 24वां नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो गया, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, काफी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, यानी दूसरा नाम पूछ रहा है आपको। अवसर लागत का दूसरा नाम है वैकल्पिक नाम आर्थिक लागत, या फिर संतुलन मूल्य, या फिर सीमांत लागत, या फिर औसत लागत, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है, इसको कहते हैं आर्थिक लागत, यानी इकोनॉमिक कॉस्ट। इसको क्या कहते हैं, आर्थिक लागत कहते हैं। इसका अवसर लागत का दूसरा नाम क्या है, आर्थिक लागत। जो अगर थ्योरी कंप्लीट कर लिया उनको याद होगा ये चीज, ठीक है। वहां मैं बता दिया था कि अवसर लागत का दूसरा नाम क्या होता है, आर्थिक लागत भी होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि फॉर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है। फॉर्म का जो संतुलन होता है उसमें प्रथम शर्त यानी प्रथम जो कंडीशन है, पहला कंडीशन वो क्या है, फॉर्म का संतुलन होने के लिए, बैलेंस होने के लिए, ठीक है। एमसी बराबर एमआर होना चाहिए, एमआर बराबर टीआर होना चाहिए, या फिर एमआर बराबर एआर, या फिर एसी बराबर एआर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कंडीशन, चार कंडीशन आपके सामने रखा हुआ है। पहला कंडीशन एमसी बराबर एमआर, एमआर बराबर टीआर, एमआर बराबर एआर, या फिर एसी बराबर एआर। चार कंडीशन में से कौन सा कंडीशन सूट करता है प्रथम अवस्था के लिए, प्रथम शर्त के लिए, प्रथम कंडीशन के लिए, किसी भी फॉर्म का बैलेंस करने के लिए, वही आपको पूछ रहा है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमसी बराबर एमआर, यानी मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू। क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू, यानी एक तरह से सीमांत लागत बराबर सीमांत आय, या फिर सीमांत संप्राप्ति, ठीक है। इस तरह से फर्म का संतुलन की प्रथम शर्त क्या हो गया, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से 26वां क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि संतुलन का अर्थ यानी बैलेंस का अर्थ क्या होता है। संतुलन यहाँ पढ़े, अभी आप जस्ट 25वां नंबर क्वेश्चन में ये पढ़े कि संतुलन की प्रथम शर्त क्या है। तो संतुलन का आपको शर्त जो होता है, संतुलन का शर्त हम लोग तो पढ़ ले, लेकिन संतुलन का मतलब क्या होता है, क्या अर्थ होता है, वही आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा रहा है, ठीक है। परिवर्तन की अनुपस्थिति, या फिर अधिकतम लाभ, या फिर अधिकतम संतुष्टि, या फिर इनमें से कोई नहीं। 27वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ, ठीक है। देखिए ये जो होगा 27वां नंबर क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको चूज करना है 27वां नंबर क्वेश्चन का। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा परिवर्तन की अनुपस्थिति। क्या हो जाएगा, संतुलन का अर्थ होता है परिवर्तन की अनुपस्थिति, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जब औसत लागत, क्या होता है कि जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत जो होता है, सीमांत यानी एमसी जो होता है मार्जिनल कॉस्ट, औसत लागत की तुलना में कितनी होती है, ठीक है। एमसी ग्रेटर देन एसी, एमसी बराबर एसी, एमसी लेस देन या फिर इक्वल, एमसी लेस देन इक्वल एसी, या फिर एमसी नॉट इक्वल टू एसी, ठीक है। आपको फटाफट राइट आंसर चूज करना है। 28 नंबर क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है। देखिए इसका जो कंडीशन होता है ये क्या होता है कि ये कभी एमसी और एसी बराबर भी होता है, या फिर एमसी छोटा होता है किससे, एसी से, ठीक है। इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी होगा 28 नंबर क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा कथन राइट है, ठीक है। एसी बराबर टीएफसी माइनस टीबीसी, या फिर एसी बराबर टीएफसी प्लस टीबीसी, या फिर एसी बराबर टीएफसी प्लस एबीसी, या फिर एसी बराबर एएफसी प्लस एबीसी, ठीक है। आपको पूछ रहा है ये, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा, यानी 29 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर चूज करना है। इसका जो राइट आंसर होगा एसी बराबर एएफसी प्लस एबीसी, क्या हो जाएगा, एसी बराबर एएफसी प्लस एबीसी। इस तरह से 29 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी। ये सारे का फुल फॉर्म मैं बता चुका हूं थ्योरी में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि अवसर लागत क्या है। अवसर लागत का दूसरा नाम हम लोग क्या पढ़ते हैं, आर्थिक लागत। अवसर लागत बराबर आर्थिक लागत, आर्थिक लागत बराबर अवसर लागत, ये दोनों सेम ही है, मतलब एक चीज का दो नाम है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवसर लागत क्या है, वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया, या फिर खोया हुआ अवसर, या फिर हस्तांतरण आय, या फिर इनमें से सभी, ठीक है। क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये तीनों होगा। वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया हो, या फिर खोया हुआ अवसर यानी खोया हुआ एक तरह से विकल्प, या फिर हस्तांतरण आय, ये तीनों का मतलब क्या होता है, ये तीनों का मतलब क्या होता है, अवसर लागत कह सकते हैं। ये तीनों चीज आते हैं अवसर लागत के अंतर्गत, ठीक है। इस तरह से राइट आंसर आपका क्या हो गया, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, 1 से लेकर 30 क्वेश्चन कवर किए। कितना, 1 से लेकर 30 क्वेश्चन कवर किए। इनमें से किसी में भी अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करने के लिए आप लोग का कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट कर सकते हैं बेधड़क, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को एक तरह से आंसर देने का कोशिश करूंगा।
दूंगा, ठीक है। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किया, 30 क्वेश्चन कवर किया चैप्टर 3 का, उत्पादन और लागत, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का, 1 से लेकर 30 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कवर किया काफी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश कीजिएगा, हो सके तो उसकी रिवाइज भी कीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई दूसरा तीसरा का क्वेश्चन जो होता है उसको एक तरह से चेंजिंग नहीं लिया जाएगा, यही सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर 3 था इकोनॉमिक्स का, उत्पादन और लागत। प्लीज अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को लाइक कर दें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।